नमस्कार दोस्तों। इंडिया और कनाडा के जो रिलेशंस है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है खालिस्तान के मूवमेंट को लेकर के, और कई सारे सेपरेटिस्ट को जो है उन्होंने अपने यहाँ पर पनाह दी हुई है, उसको लेकर के इंडिया और कनाडा के रिलेशंस काफ़ी ख़राब हैं। पहले भी कई सारे टिप्पणियाँ जो हैं कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो वो कर चुके हैं, लेकिन अब ये रिलेशंस और ज़्यादा ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। बेसिकली हुआ क्या है इस वाले आर्टिकल के अंदर में कि कनाडा के अंदर में एक फॉरेन थ्रेट लिस्ट होती है कि कौन कौन सी कंट्री जो है वो कनाडा की डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है। उस फॉरेन थ्रेट लिस्ट में पहले नंबर पे तो ऑब्वियसली चाइना आता है, दूसरे नंबर पर एक टाइम पर रशिया आया करता था। अब रशिया जो है वो तीसरे पायदान पर पहुंच चुका है, और दूसरे पायदान पर कनाडा ने इंडिया को रखा है कि इंडिया उनके लिए दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी थ्रेट है, फॉरेन थ्रेट है। अब ये जो फॉरेन थ्रेट है इसको बोला किसने है? एक कनाडा के हाई लेवल कैनेडियन पार्लियामेंट्री कमेटी है, उसने रिपोर्ट निकाली है अपनी, और उस रिपोर्ट में उन्होंने इंडिया को सबसे बड़ा सेकेंड लार्जेस्ट थ्रेट माना है कनाडा की डेमोक्रेसी के लिए, कनाडा के इंस्टीट्यूशंस के लिए। तो आप समझ सकते हो कि अब इंडिया और कनाडा के रिलेशंस कहाँ पर जाकर के टिक चुके हैं। जस्टिन ट्रूडो जो कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका कहना यह है कि हम इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न हैं कि कनाडा की जो डेमोक्रेसी है और कनाडा के जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उसको कहीं ना कहीं ये फॉरेन थ्रेट्स काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत बुरी बात है। अब समझना ज़रूरी ये चीज़ है इस पूरे मामले के अंदर में कि ये हाई लेवल जो कैनेडियन पार्लियामेंट्री कमेटी ये काम कैसे करती है। अब ये जो कमेटी है इसका नाम है कनाडाज नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस कमेटी ऑफ पार्लियामेंटेरियंस। तो एज द नेम सजेस्ट, इस कमेटी के अंदर में दोनों हाउस के मेंबर्स होते हैं, यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स के भी मेंबर्स होते हैं और द सीनेट के भी मेंबर्स होते हैं। और ये दोनों मेंबर्स जो हैं बेसिकली इस पूरी कमेटी का काम क्या होता है, ये सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के लिए कमेटी बनाई गई होती है। अगर आपको काम मैं दिखाऊं इस पूरी कमेटी का, तो देखो मैंने उनकी वेबसाइट से ये स्क्रीनशॉट लिया है। इस कमेटी का काम बेसिकली क्या है, किसी भी चीज़ को रिव्यू करना। जैसे मान लो नेशनल सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के लिए कोई भी फ्रेमवर्क है, जैसे पॉलिसी फ्रेमवर्क है, फाइनेंशियल फ्रेमवर्क है, कुछ भी है जो कि नेशनल सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस से रिलेट करता है, तो उसको ये रिव्यू कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंटली मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ कि कोई भी अगर मैटर इस नेशनल सिक्योरिटी या इंटेलिजेंस से रिलेटेड अगर कोई हाउस का मिनिस्टर, यानी कि हाउस ऑफ सेनेट, हाउस ऑफ कॉमन्स और सीनेट का कोई मेंबर है और गवर्नमेंट का मेंबर है, वो रिव्यू के लिए देता है, वो अपनी पिटीशन सबमिट करता है कि भाई मुझे लगता है कि नेशनल सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस का मामला है इस वाले केस में या इस वाले मुद्दे पे, आप इसको एक बार रिव्यू कर लीजिए। तो उसको ये कमेटी इंपॉर्टेंटली रिव्यू करती है। बहुत हाई लेवल सिक्योरिटी कमेटी होती है, सारे सिक्योरिटी क्लियरेंसेस इनके पास होते हैं और ये बहुत डीपली जा करके इन मामलों को रिव्यू करती है। मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंटली एक लाइन है जो मैं आपके सामने यहाँ पर लाना चाहता हूँ, और ये लाइन बेसिकली लास्ट में क्या कह रही है, देखिएगा आप इसको ध्यान से, कि कमिटी डज नॉट रिसीव और डील विद पब्लिक कंप्लेंट्स। अब ये जो आप समझिए इस पूरे मामले को कि ये पूरी कमिटी जो है, ये हाई लेवल कमिटी पब्लिक कंप्लेंट्स को नहीं लेती है। ये सिर्फ उन कंप्लेंट्स को लेती है जो कि गवर्नमेंट के मेंबर्स द्वारा आ रहे हैं, या कोई मिनिस्टर है जो कि हाउस ऑफ कॉमन का है या सीनेट का है उसके द्वारा आ रहा है, उसी को सिर्फ ये रिव्यू करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंटली समझने वाली बात है कि एक्चुअल में इस कमिटी को किसी ने तो इंडिया और इंडिया की इन्वॉल्वमेंट का नाम बताया होगा, और वो लोग कौन हो सकते हैं जिनको इंडिया का नाम देने से फ़ायदा हो रहा होगा। आप समझ रहे होंगे कि जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट वहाँ पर छिपे हुए हैं, पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। ये लोग पॉलिटिक्स में इसलिए भी इन्वॉल्व हैं क्योंकि ये लोग वहाँ के जो बड़े अमाउंट ऑफ सिख्स हैं, जो सिख रहते हैं, 2-3% की पॉपुलेशन है उनकी, तो उनका जो वोट बैंक है उसको कई ये जो पूरे खालिस्तानी सेपरेटिस्ट हैं उसको लीड करते हैं, और उस वोट बैंक के लिए ये लोग वहाँ पर पॉलिटिक्स में काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं, और गवर्नमेंट्स को भी, मतलब कनाडा की सरकारों को भी इनकी ज़रूरत होती है। और इसीलिए ये लोग जो है बहुत ज़्यादा मिनिस्टर्स के साथ, कई तो मेंबर्स भी हैं, एक तो प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट भी था, और ये सब जो है ये सब खालिस्तानी सेपरेटिस्ट है। तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके की इन्वॉल्वमेंट इनकी कनाडा की सरकार में रहती है। तो जाहिर सी बात है कि जो इस कमेटी के पास रिव्यू पिटीशन भेजा होगा वो ऑब्वियसली किन लोगों ने भेजा होगा वो भी आपको पता ही है, और जस्टिन ट्रूडो के नॉलेज में ये सारी बातें होंगी। तो फाइनली इन लोगों ने सेकंड लार्जेस्ट थ्रेट तो इंडिया को मान ही लिया। ये पूरा मैं रिपोर्ट है, इस तरीके की ये रिपोर्ट निकालते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान में देनी है कि एक रिपोर्ट इन्होंने निकाली थी मार्च में भी, इसको आप ध्यान में दीजिएगा। ये रिपोर्ट है स्पेशल रिपोर्ट ऑन फॉरेन इंटरफेरेंस इन कनाडाज डेमोक्रेटिक प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूशंस। अब यहाँ पर इन्होंने क्या कहा था कि कनाडा के डेमोक्रेटिक प्रोसेस और इंस्टीट्यूशंस, कनाडा के मतलब बेसिकली इन्होंने कहा था कि इलेक्शंस को रिग्ड करने की कोशिश की गई थी। 2021 के इलेक्शंस हुए थे। मार्च में मैंने इस पूरे आर्टिकल को कवर भी किया था, इस रिपोर्ट को भी कवर किया था। इसी कमेटी ने वो रिपोर्ट भी निकाली थी जब जस्टिन ट्रूडो सामने आकर के कहते हैं कि हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस, हमारे इलेक्शंस को रिग्ड करने की कोशिश
इंडियन गवर्नमेंट द्वारा हुई थी, जिसके बाद इस कमेटी के रिपोर्ट के बाद एक और कमेटी बैठाई गई थी जिसमें जस्टिस, वहाँ की चीफ जस्टिस जो थी उनको उसका मेंबर बनाया गया था और उस कमेटी में इंडिया को क्लीन चिट देना पड़ा था। उस कमेटी में ये पाया था कि इस पूरे मामले में, इस पूरे इलेक्शंस को रिग करने में चाइना का हाथ था, इंडिया का हाथ कहीं से नहीं था। जब इंडिया को आप ऑलरेडी क्लीन चिट दे चुके हो तो फिर क्या तुक बनता है कि फिर से ये कमेटी अपनी रिपोर्ट निकालती है 6 जून को, यानी कि कल, और फिर इंडिया को सेकेंड बिगेस्ट फॉरेन थ्रेट मानती है। हालांकि इनके फॉरेन थ्रेट मानने से कोई बहुत ज़्यादा फर्क तो पड़ता नहीं है इंडिया को, और इन्होंने फॉरेन थ्रेट तो हमें मान ही लिया है। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंटली मैं आपका ध्यान एक और चीज़ पर लाना चाहता हूँ कि इन्होंने हमें फॉरेन थ्रेट क्यों माना है, हम क्या कर रहे हैं वहाँ पर। सबसे इंपॉर्टेंटली ये है, हमें बीइंग एन इंडियन सिटीजन हमें पता होना चाहिए कि हम वहाँ पर क्या कर रहे हैं। अब इन्होंने कहा है कि हम वहाँ पर बेसिकली जो प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं कनाडा के अंदर में, उनको काउंटर कर रहे हैं। अब प्रो खालिस्तानी जो एलिमेंट्स हैं कनाडा के अंदर में, एक्चुअल में वो सेपरेटिस्ट हैं इंडिया के, और अगर इंडिया और कनाडा के आपको अच्छे रिलेशन सेटअप करने हैं तो आप दूसरी कंट्री के सेपरेटिस्टों को अपनी जगह में, अपने देश में जगह नहीं दे सकते। अगर आप दे रहे हैं तो यू आर ऑलरेडी एन एनिमी टू आवर कंट्री। उसके लिए और कोई शब्द नहीं मेरे दिमाग में आ रहा है, बिकॉज ये खालिस्तानी टेररिस्ट जो है ये हमेशा से कनाडा में पनाह लेते रहे हैं और वहीं से अपने पूरे कैंपेन को चलाते रहे हैं। अगर आप देखो 84-90 के बाद, लेट 90s के बाद, ये खालिस्तानी सारे जो हैं वो बड़ी मात्रा में कनाडा में जा कर के वहाँ पर बस चुके हैं, और भीड़ में मिल करके जो सिख भाई हैं हमारे जो वहाँ पर रहते हैं, उन्हीं की भीड़ में मिल करके ये धीरे धीरे अपने जो मूवमेंट्स हैं उनको आगे बढ़ाते हैं। और उनको अब इंडिया अगर काउंटर कर रहा है तो आप बताओ ये कहाँ से इंडिया के साथ में गलत है। अब जो उन्होंने कहा है कि अब इंडिया एक्चुअल में कर क्या रहा है, तो उनके इलेक्शंस को रिग करने की कोशिश कर रहा है, कनाडा के पॉलिटिशियंस को टारगेट कर रहा है। अब इस पूरी कमेटी का सबसे इंपॉर्टेंटली ये मानना है कि कुछ इनके जो पॉलिटिशियंस हैं, जो कि हाउस ऑफ कॉमन या सेनेट के मेंबर हो सकते हैं, वो इन्फ्लुएंस में आ गए हैं फॉरेन पावर्स की। वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, हो सकता है इस कमेटी का ये कहना है कि हो सकता है वो लोग पैसे ले करके जो वाइटल इंफॉर्मेशन हैं कैनेडियन गवर्नमेंट की, वो उनको दे रहे हैं। इंपॉर्टेंटली किसके थ्रू ये सारे ऑपरेशंस चल रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझना। अगर दो कंट्री के बीच में प्रॉब्लम्स होती हैं ना, तो उसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट होता है, वो सबसे पहली चीज़ अगर आपको देखना है कि इन दो कंट्रीज़ के बीच में प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं, तो आप फॉरेन डिप्लोमेट्स की संख्या देख लीजिए। जैसे ही प्रॉब्लम होती है इंडिया कनाडा के बीच में, फॉरेन डिप्लोमेट्स के ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि इंडिया जो सारे ऑपरेशंस करा रहा है कनाडा के अंदर में, वो अपने फॉरेन डिप्लोमेट्स के दम पर करा रहा है। वो फॉरेन डिप्लोमेट्स जो हैं वो सारे पैसों का हेर फेर और जितने ऑपरेशंस रन होते हैं उसको ओवरव्यू ये फॉरेन डिप्लोमेट्स करते हैं, वहाँ पे लोकल्स को हायर करना, ये सारी चीज़ें। ऐसा कनाडा का कहना है इंडिया पर। तो इंडिया ने क्या किया, अपने फॉरेन डिप्लोमेट्स को वापस बुलाने लगे या उनके रोल को लिमिट कर दिया। वही सेम काम कनाडा ने भी किया। और अभी आपने रिसेंटली देखा है कि किस तरीके से कनाडा की सरकार जो है वो इंडियन स्टूडेंट्स को परेशान करने की कोशिश कर रही है। अभी स्टूडेंट्स के साथ हुआ जो प्रोटेस्ट हो रहा था, मैंने वो वाली वीडियो भी कवर की थी। अगर आपने नहीं देखी होगी तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप जरूर से देख लीजिएगा। तो इन सारे आर्टिकल को समझ करके आपको एक बात तो ध्यान में रखनी है कि इंडिया और कनाडा के रिलेशंस जो हैं वो अब बहुत ज़्यादा खराब हो चुके हैं। आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखो, अनअकैडमी टीम ने ना यूपीएससी सीएससी 2023 में 300 से भी ज़्यादा सिलेक्शंस दिए, जिसमें ऑल इंडिया रैंक 1 आदित्य श्रीवास्तव सर भी हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ही लर्नर थे। तो आप समझ सकते हो कि इस तरीके की क्वालिटी अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करता है। तो अनअकैडमी टीम की जो ये सक्सेस है, इसको हम अकेले सेलिब्रेट नहीं करना चाहते, बल्कि अपनी वर्ल्ड अफेयर्स के ऑडियंस के साथ मिल करके सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और इसीलिए हमने यूपीएससी सीएससी की कोर्स फीस, जिसमें आपके 1.5 लाख से 2 लाख रुपए तक लग जाते थे, उसमें बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप किया। 15 मंथ्स का ये कोर्स होने वाला है और इसकी प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 24,999। तो इस कोर्स फीस में, इस प्राइस में आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर, मधुकर सर जैसी फैकल्टीज आपको पढ़ा रही होंगी। 2 बैचेस हैं इसके, एक इंग्लिश मीडियम में है, वो 12 जून से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। एक इंग्लिश मीडियम का बैच है कल से, यानी 8 जून से ये बैच स्टार्ट है। ध्यान में रखिएगा कि ये ऑफर कल तक के लिए ही वैलिड है, तो इसको जरूर से जरूर अवेल कर लीजिए। सिंपली आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया है, उस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे, जहां पर आपको यूज कोड का ऑप्शन आएगा, वहां पर आपको APYT10 यूज करना है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल कनाडा के बारे में समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।